जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ एक मेरी स्टूडेंट और विशिष्ट अतिथि के रूप में है वो, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने नेट जो है ना एपियरिंग में क्वालिफाई किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आपका अपना नाम और अपना परिचय आप दीजिए और सब्जेक्ट भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। मैंने अपना जो नेट क्वालिफाई किया था वो एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में किया था एज ए पेयरिंग कैंडिडेट। और उस समय बहुत सारी जो स्टडीज़ थी मेरी वो उतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुई थी, बट हाँ मैंने जो मेन यूनिट्स थी वो टारगेट करी थी जो मेरी काफ़ी अच्छी थी, और उससे मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था। अराउंड 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी मेरी। बहुत बड़ी बात है, आपने अपेयरिंग में नेट क्वालिफाई किया। और कॉमर्स सब्जेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग है बहुत। हाँ जी। हाँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं काफ़ी स्कोप है कॉमर्स का। मैनेजमेंट में भी वैकेंसीज हैं हर जगह। मतलब कॉमर्स पढ़ाई जाती है। कॉमर्स अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल पार्ट है वो एक एकेडमिक्स का, समझिए। जी। तो बहुत अच्छा आपने किया। तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या फर्स्ट पेपर के बारे में पहले बताइए। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट पेपर को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी आपने कैसे की, क्या क्या स्ट्रेटजी रही यूजीसी नेट के लिए? फर्स्ट पेपर के लिए पहला तो जो मेरा स्टेप रहा है हमेशा से, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस एग्ज़ाम को देना है, तो जो मेरे लिए पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो था कि मैं पहले सिलेबस के गो थ्रू हो जाऊँ कि सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स हैं और उनमें किस तरीके के टॉपिक्स मुझे मिलेंगे। तो पेपर वन जनरल है, सभी के लिए सेम है। यूनिट्स भी कुछ इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ थोड़ी सी स्टैटिक पोर्शन वाली ज़्यादा है, जैसे कि आपका हायर एजुकेशन हो गया एंड पीपल एंड डेवलपमेंट हो गया। ये स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसमें रोट लर्निंग ज़्यादा करी जाती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने पहले सिलेबस गो थ्रू करा, और उसके बाद फिर कुछ जो यूनिट्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और अब ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप किस एजुकेटर को ऑप्ट करो। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को सेवरल एजुकेटर से पढ़ा, बहुत बेहतरीन ये जानने के लिए कि मुझे किसका समझ आ रहा है। और फिर उस पर मैंने अपना एक एजुकेटर जो है वो डिसाइड किया। फिर उसके साथ मैंने फ्री क्लासेस ही पढ़ी। और फिर जो बुक सबसे ज़्यादा इसमें या इस फील्ड में पढ़ी जाती है, जो पियर्सन की बुक है, उसमें आपको टॉपिक्स भी मिल जाते हैं, प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो आप उनको कर सकते हो जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते हो। तो ये मैंने करा, और PYQ को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है क्योंकि उससे मुझे ट्रेंड पता चल जाता है बहुत बेहतरीन कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि सिर्फ सिलेबस में जितनी चीज़ें मेंशन है उसको कवर करने से नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होता। दोनों चीज़ें मिथ है कि 100% पढ़ करके ही क्लियर होगा। और कभी कभार कुछ यूनिट्स हम भी, मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने एक दो यूनिट्स छोड़ी थी क्योंकि वो मुझसे कवर नहीं हो पाई थी और मेरा अटेम्प्ट नियर था। तो आप जिस तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर चलते हो वो आपको आपके टारगेट तक ले जाती है। बट ये है कि अगर आप 70% कवर कर रहे हो तो 70% फिर उसमें से अगर कुछ आया तो नहीं छूटना चाहिए। तो कुल मिलाकर के PYQ का जो इम्पोर्टेंट है वो बड़ा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेंड नहीं आप ये पता बताओ, चलता। किसी ने सिलेबस तो नहीं देखा है लेकिन PYQ का ट्रेंड पता है, तो क्या आप कहेंगे? जैसे कुछ बच्चे हैं जो सिलेबस नहीं देखते लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वो फोकस करके पैटर्न देखते हैं, तो काम चलेगा? नहीं सर, ऐसा है, उसका भी एक एस्पेक्ट है। अगर आप PYQ अटेंड कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट का ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। बट एक वाइडर नॉलेज के लिए, एक अच्छी सी उस पे कहते हैं नींव बनाने के लिए आपको सिलेबस के गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको यूनिट के गो थ्रू होना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन, वो आप नहीं छोड़ सकते। तो एक बार सिलेबस आप जरूर देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। आप ये देखिए कि टारगेट आप कितना पूरा कर रहे हो, आप 35 कर पा रहे हो कि नहीं।
32 कर पा रहे हो कि नहीं, जो भी आप एक टारगेट बनाओ और आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से क्वेश्चन को ले पा रहे हो। ठीक है, काम तो सब पे करना है, लेकिन एक होता है कि वो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम मिस ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला एक होता है कि 35 वो क्वेश्चन है जो हम मिस नहीं करेंगे, बाकी तो ठीक है। इस 35 पे मेरा कमांड है, जैसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे, हमारा टारगेट ऐसा ही था। और मैं आपको ये बताऊं, बड़े लंबी अवधि से पेपर फर्स्ट वैसे ही है, एज इट इज है। और एकेडमिक्स में कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये है कि थोड़ा हल्का फुल्का मतलब ऐड ऑन होता है। एकेडमिक्स में जो चीजें 40 साल पहले पूछी गई है, 20 साल पहले, 15 साल पहले, वही आज भी पूछी जाती है। तो सेम पैटर्न है जिसपे हमने नेट क्वालिफाई किया था, बस यह कि वो सब्जेक्टिव था लेकिन फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव था। तो हमने जो अपनाया था PYQ को फोकस किया था, और PYQ से ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि हम 35 अलग क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के उस 35 पे फोकस कर पाए जी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम आता है, बस वो थोड़ा सा उलट पुलट करके आता है। हाँ, उसका थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। और कॉमर्स में आप बताइए कैसे बच्चे तैयारी करें, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने कैसे तैयारी किया, कितना जो 10+2 में बच्चे पढ़ते हैं या 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ते हैं खास तौर से, उस पढ़ाई का कितना महत्व है? क्योंकि अभी जो रिसेंट हमने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मेरा JRF क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो मैंने रिसेंट भी एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरा अगेन नेट क्वालिफाइड हो गया था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत बेसिक थे, और इवन उसमें एक क्वेश्चन जो डेफिनेशन में आया था, उसमें वो पूछ रहा था ये डेफिनेशन किसने दी है, और वो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन है। तो ऐसा है कि आप जो 11th में पढ़ते हो, आप 12th में पढ़ते हो, फिर आप अपना बैचलर्स में पढ़ते हो, वो वेस्ट नहीं जाता क्योंकि वो बेसिक है, और फिर जब आप कॉलेज में जाते हो तो वो थोड़ा एक्सटेंड होकर के आ जाता है। बट अगर आप वो चीज़ें भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस आप तब हैंडल कर पाते हो जब आपने उनको बैचलर्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है और आप उसको डील कर लेते हो। तो यहाँ पे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, ये तो एक तो ये है कि 10+2 के जो बेसिक स्टैंडर्ड की बुक है उस पर फोकस करेंगे, और ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका सिलेबस में है कहीं के भी या मास्टर डिग्री में है ना जी। उसके बाद यहाँ पे PYQ का क्या रोल है? PYQ का रोल सबसे ज्यादा यहीं पे, क्योंकि अगर आप पेपर 1 से कंपेयर करोगे, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेपर 2 में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि वो हम बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके साथ हम काफ़ी समय से डील करते हुए आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करना ईजी है। क्योंकि पेपर 1 फॉर द फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें कुछ यूनिट्स इंडियन लॉजिक है, वो हम फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन है, अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हो गया। बट कॉमर्स में जैसे आपकी यूनिट्स है, वो यूनिट्स आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है MCOM में, तो मैं ये नहीं कहूँगी खाली उससे हो जाएगा, पर जब आप PYQ करते हो ना तो आपको समझ आता है कि अगर मार्केटिंग यूनिट है तो मार्केटिंग यूनिट में से भी कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चंस जो, अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो वहाँ पे प्रोसेस बेस्ड ज़्यादा आता है, कि वो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहता है कि ये क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो कुछ स्टेप्स दे रखी है उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो सीक्वेंस में आप तब लगा पाते हैं जब आपको वो टॉपिक पता होता है, आपको पता होता है उनका क्या सीक्वेंस है, और ये सारी चीज़ें तब आपको हाईलाइट होती हैं जब आप PYQ लगाते हैं। तो PYQ लगाने के भी अपने अपने तरीके होते हैं कि आप PYQ कैसे लगाते हो। बिल्कुल, असल चीज़ वही है। और PYQ कितने साल का आपकी नज़र में एक स्टूडेंट को गहन अध्ययन होना चाहिए, इंटेंसिव स्टडी होना चाहिए? जो मैंने कंसीडर करे वो है 2018 से। मतलब ये समझो कि 5-6 साल का जी। वो डबल हो गया ना, 12 सेट हो गया जी करीब करीब। हाँ जी। चलिए, लेकिन ये है कि एक ऑप्टिमम रेंज लेके चलिए 10 साल का, तो उसमें ये है कि कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी छूटेगा नहीं। बट अगर किसी के पास ड्यूरेशन कम हो तो वो ये 5 साल ले सकता है। 5 साल काफी है। मैंने भी 5 साल का लिया था जी। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पेपर के लिए हमने 5 साल का ही क्वेश्चन, उस समय का पता है क्वेश्चन बैंक नहीं मिलते थे। हाँ जी। ठीक है, हम जब तैयारी कर रहे थे तो जो बच्चे प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं ना, उसमें आते थे फर्स्ट पेपर। हमने जो कंटिन्यू 5 साल से प्रतियोगिता दर्पण IAS की तैयारी कर रहे थे उनसे कलेक्ट करके जिरोक्स करा करके लिया था। जिरोक्स
करा के पिन करके उसको पढ़ा करते थे, जो आज इजीली अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने बहुत अच्छा फोकस किया है कि एकेडमिक पे जो अच्छे से तैयारी करेगा, फोकस करेगा 10+2 स्टैंडर्ड की बुक पे, और बीकॉम में जो चल रहा है ऑलरेडी। बच्चे ना सुपरफिशियल पढ़ने के आदी होते हैं, वो सोचते हैं ना एमसीक्यू को कब प्रैक्टिस कर ले और निकल जाए, हल्का फुल्का में काम निकल जाए। क्या आपकी राय है? वो सर काम नहीं करता तब जब आपको एग्जाम में वो चीज़ डील करनी पड़ती है। आपको लगता है क्या कि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? आंसर रिपीट होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, या जो सारे क्वेश्चंस आपको आए वो एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। तो उसके लिए बेटर है कि जब आप एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू करते टाइम आप एक चीज़ को रियलाइज करो कि जब आप उसको डील कर रहे हो तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक में आप वो टॉपिक लिखोगे कि ये टॉपिक आया है, और उसको टाइम टू टाइम गूगल करना। अगर वो आपके टच में कि वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको गूगल करो, क्योंकि हर बार कोई नई टर्मिनोलॉजी आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंस आएगा। वो हो सकता है आपने बैचलर्स में क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ना पढ़ा। वही मैं अक्सर बोलता हूँ, जब आप एमसीक्यू करते हो तो आप ये देखो कि आप वहाँ पे थोड़ा ठहरो 2 मिनट और देखो कि इसको पलट के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी। थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। इस तरह हम लोग और भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, कुछ यूट्यूब स्किल कोर्स से रिलेटेड भी। ठीक है जी सर। बहुत अच्छा लगा, पिछली वीडियो भी आपकी काफी अच्छी थी। वो मेरा फॉर द फर्स्ट नहीं, अब आप क्या होता है कि कैमरा फिल हो गई हैं, कैमरा लवर हो गई हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं है। यस।